नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि आर्टिकल 370 का ओरिजिन क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि 370 आखिर हटाया कैसे गया। इसमें काफ़ी सारे जो है नुआंसेस हैं, लीगल नुआंसेस हैं छोटे छोटे। मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना ठीक से आपको समझा पाऊँ उतना ठीक से समझाऊँ, तो मैंने ये पीपीटी उसी हिसाब से बनाया है कि थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा पेशेंटली देखिए और उसको ठीक से समझिए, इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझिए तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। तो कश्मीर सीरीज जो मैं बना रहा हूँ उसका ये पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहला वीडियो भी ज़रूर देखें। राइट हैंड साइड में टॉप पे आई बटन होगा, उस पर आप जा करके लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट कर दिया गया था आर्टिकल 370। श्री अमित शाह जी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए थे राज्यसभा में। उन्होंने नरेट करके बताया था कि ये प्रोविजंस जो हैं अब से लागू नहीं होंगे। प्रेसिडेंट जैसे ही इस पे साइन करते हैं तो 6 अगस्त से 370 जो है वो ऑपरेटिव नहीं होगा, उसके सभी प्रोविजंस मतलब ऑपरेटिव नहीं होंगे। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम समझते हैं कि 370 के की प्रोविजंस क्या थे। सारे नहीं देख रहे अपन, 371, 2, 3 के कुछ कुछ बेसिक जो प्रोविजन जो ऊपर से हम देख रहे हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि चेंज आखिर क्या हुआ। तो जब 370 जो है 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तब जो प्रोविजन था 370 क्लॉज 1B की बात कर रहे हैं हम। तो बेसिकली उसमें यह था कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के वो वाले सब्जेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन्ड है वो स्टेट पे लागू होंगे, है ना। और ये प्रोविजंस आए हैं इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब जब गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट की बात होती है तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वो होगा जिसको वो रिकॉग्नाइज करेंगे महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर। अब 1952 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1952 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था और महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जगह क्या हो गया था, सदर ई रियासत। ठीक है, तो ये चीज हो गई थी। तो ये है आर्टिकल 371B। इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स लागू हो रहे हैं, है ना। जब आया है आर्टिकल 370 तो कौन से जो प्रोविजंस है वो लागू हो रहे हैं। और आर्टिकल 371D इसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर क्या मेंशन है कि अगर दूसरे प्रोविजंस आपको लगाने हैं जम्मू कश्मीर पे तो उसके लिए आपको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर ला सकता है कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ। ठीक है, अभी मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन, लेकिन ये एक कीवर्ड है, इसका आगे इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ला सकता है एक ऑर्डर और वो जो ऑर्डर आएगा वो कंसल्टेशन होगा, इन कंसल्टेशन होगा विद द गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 372 क्या है उसके बाद, आर्टिकल 372 क्या है, आप ठीक है आप गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट की कॉन्करेंट से एक ऑर्डर तो ले आए, लेकिन आपको एक रेटिफिकेशन चाहिए होगा किस चीज का, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका आपको रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो 371 में हमने क्या डिस्कस किया कि कौन से प्रोविजंस लागू होंगे। 372 में हमने क्या डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका रेटिफिकेशन, इन सभी प्रोविजंस को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्करेंस से उसको रेटिफाई करेगी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मेंशन्ड है 370 क्लॉज 2 में। अब जो आर्टिकल 373 यानी कि क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 370 का, वो क्या बोलता है कि अगर आर्टिकल 370 आप चाहते हैं कि इट शैल बी सीज टू बी ऑपरेटिव, अगर आप चाहते हैं कि वो सीज हो जाए, वो ऑपरेशन में नहीं रहे, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, मतलब प्रेसिडेंट का ही एक ऑर्डर आएगा, उसके लिए भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही आएगा, लेकिन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने देखा था क्लॉज 2 में मेंशन था उसका। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्बेटिम है, लेकिन मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं कि एक्चुअली ये बोल क्या रहे हैं। आप पूरी लीगल लैंग्वेज में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको केवल एक बार कीवर्ड से समझा रहा हूं। तो बेसिकली अगर मैंने आपको ये 1, 2, 3 जो अभी प्रोविजन बताए उसका अगर मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको बताऊं तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले अपन ने देखा कौन से प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में है ना, वो वाले लागू होंगे, ऐसा 371B में लिखा हुआ है। फिर 371D के अंदर लिखा हुआ है कि दूसरे अगर आपको लाने हैं, एक्सटेंड करना है स्टेट को, उसके लिए आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना पड़ेगा इन कॉन्करेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। वैसा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो रेटिफाई होगा स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ठीक है, और अगर आपको जो है 370 को उसका ऑपरेशन अगर आपको सीज करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा रिकमेंडेशन किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, आप ये थोड़े से टर्म्स ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि जो नया ऑर्डर आया है इसमें कुछ शब्दों के खेल का ही जो है यहाँ पे काम किया गया था। अब देखिए ये जो है नया ऑर्डर आया है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 371 में प्रेसिडेंट क्या करता है, विद कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो एक ऑर्डर ला सकता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन्ड है
In exercise of the powers conferred by clause 1 article 370 of the constitution, the president in concurrence with the government of the state of Jammu Kashmir, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जिस समय ये लाया गया था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिस समय लाया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर में सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या, अगर सिंपल समझे, आर्टिकल 356 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लगा दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अब जो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां पे जो है अब प्रेसिडेंट का रूल है और प्रेसिडेंट रूल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं विद द एड ऑफ गवर्नर। और जब ऐसा बोलते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे अब रूल कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां के डिसीजंस ले रहे हैं वो स्टेट के, और जो पार्लियामेंट है, कुछ अर्जेंट मैटर्स होंगे तो पार्लियामेंट उस स्टेट के लॉज बनाएगी। ये होता है प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पे मेंशन किया है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बेसिकली प्रेसिडेंट ही हो गया है ना, मतलब, या फिर गवर्नर में आप बोल लो, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लगा है तो गवर्नर की एड से वहां पे प्रेसिडेंट रूल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। और इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को एक तो बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, और इसी ने सुपरसीड किया है 1954 का जो ऑर्डर था उसको। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1954 का जो ऑर्डर था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। इसी को बार बार जो है ट्वीक किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है अलग अलग प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए। 1954 से लेकर के 2018 में कई सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए, लेकिन वो 1954 के ऑर्डर को केवल थोड़ा चेंज करते थे और कुछ सब्जेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड कर देते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1954 के ऑर्डर को जो है आपने सुपरसीड कर दिया, एक दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया ताकि ये जो है अब ऑपरेट ही नहीं करे। लेकिन 2019 का जो ऑर्डर है 1954 के ऑर्डर को बिल्कुल उसने खत्म करा, उसने सुपरसीड कर दिया और अब केवल ये ही लागू होगा। ठीक है, 1954 का ऑर्डर अगर आपको लास्ट वीडियो से ध्यान हो तो बेसिकली ये था कि उसने जो स्पेशल स्टेटस था, है ना, जिसकी बात की जाती है स्पेशल स्टेटस, जो टेम्परेरी स्टेटस जिसको बोला जाता है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात थी, सेपरेट फ्लैग की बात थी, वो सब कुछ इस ऑर्डर में थी। तो अब ये जो ऑर्डर है वो अब सीज हो गया और इसकी जगह ये ऑर्डर आएगा 2019 वाला। ठीक है, और इसके अंदर अब क्या मेंशन्ड है, इसके अंदर क्या मेंशन्ड है इस ऑर्डर के अंदर कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as amended from time to time shall apply in relation to the state of Jammu and Kashmir। बेसिकली क्या किया जा रहा है यहाँ पे, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे लगाया जा रहा है। अभी तक ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको बताया ना कि 371 जो आर्टिकल है उसमें कुछ अगर आपको प्रोविजंस आपको अप्लाई करने हैं तो आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ला सकते हो और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो है उसको रेटिफाई करके और फिर आगे पास करती है। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे लॉज नहीं लगते थे। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस जो हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस है वो जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। एंड द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस, मैंने आपको बोला था ये चीज याद रखने को, एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट टू विच दे शैल सो अप्लाई शैल बी एज फॉलोज। अब एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन की बात अपन ने कहां पे करी थी, आर्टिकल 371D। इसके अंदर मैंने क्या बोला था आपको कि दूसरे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो लगाए जाते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही देख रहे हैं अपन, जो पिछला वाला देख रहे हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे डाले जा रहे हैं। ये एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन ही है जिसकी वजह से 370 जो है हैज सीज टू ऑपरेट। उसको हम देखते हैं अभी डिटेल में, क्या एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन लाए वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन इस तरीके से लाया कि आर्टिकल 367 एक कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 367 अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं तो बेसिकली ये क्या है, ये रिलेट करता है विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब जैसे अब वहां पे एक क्लॉज है उसमें फॉरेन स्टेट, उसमें बोला गया है कि फॉरेन स्टेट जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका ये मतलब होगा। उसमें इस आर्टिकल में ऐसा बोला गया है कि पार्लियामेंट का लॉ का मतलब ये होगा। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां ये चीज मेंशन्ड है उसका मतलब ये होगा। तो बेसिकली ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन से। अब इसके अंदर 3 क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन की जो मैं बात कर रहा था, इस ऑर्डर में जो एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन डाला गया है वो आर्टिकल 367 के रेस्पेक्ट में डाला गया और मैंने बताया कि इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। तो इसमें एक और क्लॉज डाला गया 3 क्लॉज के अलावा, उसमें इंटरप्रिटेशन जो होगा वो रिलेट होगा किस स्टेट से, जम्मू कश्मीर के स्टेट से।
इसका मतलब जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में कुछ इंटरप्रिटेशन जो है जो अब चेंज किए जा रहे हैं, वो क्या है वो अपन देखते हैं। तो ये जो सदरी रियासत की मैंने आपको बात करी थी कि मैंने बताया था कि 1952 के बाद जो है सदरी रियासत आ गया था जम्मू कश्मीर में। अब ये जो सदरी रियासत है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से काम करता था, अब जो है उसकी जगह आप उसको पढ़ोगे गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है उसको आप पढ़ोगे उसको भी आप क्या पढ़ोगे, गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आप देख लो ना, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो गवर्नर के पास ही पावर है। तो अब बेसिकली यहाँ पे इस ऑर्डर में बताया जा रहा है कि जो भी काम करना है वो किसके कंसल्टेशन में हो जाएगा, गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे है वो क्या है कि जो जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है उसको अब आप क्या पढ़ोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन किए गए है ना। पहले तो कि ये यहाँ पे जो सदरी रियासत है उसको आप गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ोगे, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को आप गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ोगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप पढ़ोगे लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है तीसरा वाला। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हैं फर्क क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। फॉर एग्जाम्पल 1946 से 1949 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू कश्मीर में 1951 से 57 तक, जिसने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द अदर हैंड क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है कि ऐसी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो लॉज बनाएगी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं करती है, उसको अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, नए लॉज ला सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में थी 1951 से 1957 तक। उसके बाद एक रेजोल्यूशन आता है और वो डिसॉल्व कर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पे खत्म हो गई। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो खत्म हो गई, लेकिन ये जो वर्बेटिम दिख रहा है आपको 373 के अंदर कि रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर्ड इन क्लॉज 2, ये नेसेसरी होगा अगर आपको आर्टिकल 370 को सीज करना है ऑपरेशन से। ये जो चीज है ये चेंज नहीं की गई। इसका मतलब आर्टिकल 373 में अभी भी ये लिखा हुआ है कि अगर आपको आर्टिकल 370 को सीज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई 1957 से, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। मैं समअप करूं आपके लिए तो इस तरीके से बात हो गई कि जो वर्बेटिम है वो चेंज नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी भी मेंशन आर्टिकल 370 में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ही पार है आर्टिकल 370 को हटाने की, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डिसॉल्व हो गई है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि उस समय जो जम्मू कश्मीर के लॉ मेकर्स से उनको ऐसा लगा हो कि हमें आर्टिकल 370 जो है वो परमानेंटली चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का काम किया कि 370 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको तो डिसॉल्व कर दिया, लेकिन वर्बेटिम चेंज ही नहीं किया ताकि 370 हट ना पाए, ऐसा कहा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस रिस्पेक्ट में इसीलिए बोलता है बार बार कि 370 ने एक काइंड ऑफ परमानेंट स्टेटस जो है, भले इसको टेम्परेरी बोलो, लेकिन परमानेंट स्टेटस जो इसने एक्वायर कर लिया है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हटा सकती थी इसको और वो तो डिसॉल्व हो गई है, तो अब कैसे हटाओगे। ठीक है, तो फिर से अगर मैं आऊं 367 पे तो अब आप समझ पाओगे मेरे ख्याल से कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। ठीक है, और गवर्नर का तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर को पावर दी गई, गवर्नर ही यहाँ पे गवर्नमेंट को गवर्नर ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था सिचुएशन आपको कि वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल भी लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है तो हेड कौन है अभी, गवर्नर, और गवर्नर को वैसी पावर दे दी गई है ये जो मॉडिफिकेशन किया है उसमें। तो बेसिकली रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन प्ले कर लेगा, गवर्नर। तो इसका मतलब अगर आपको 370 हटाना है तो प्रेसिडेंट को किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाएंगे, गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अगर आप लिख देते हैं कि 370 शैल सीज टू ऑपरेट, तो इट विल सीज टू ऑपरेट, है ना। अब तो गवर्नर से तो कंसल्ट करना, और गवर्नर क्या होता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन ले रही है कि क्या हमें 370 ऑपरेट जो उसका ऑपरेशन जो है वो सीज कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ज़्यादा पावर आ गई और 370 यहाँ पे उन्होंने सीज कर दिया उसका ऑपरेशन। आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर्स कॉन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370, जो मैंने बताया था कि ऑपरेशन सीज करने के लिए होता है, रेड विथ क्लॉज 1, उससे क्या होगा 370 शेल सीज टू बी ऑपरेटिव। यहाँ पे ये ऑर्डर में लिख दिया गया एक्सेप्ट द फॉलोइंग, और क्या चीज मतलब नहीं सीज होगी, मतलब ये प्रोविजन ऐड किया गया बेसिकली इस ऑर्डर में। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अब लागू होंगे स्टेट पे। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या ट्रीटी साइन हो रखी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या जजमेंट आ रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या किसी और आर्टिकल में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस जो है जम्मू कश्मीर पे अब लागू होंगे। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन कर दिया गया है फाइनली, और 370 जो है क्या हो गया है, सीज हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली जो वो मॉडिफिकेशन वाली बात थी उसी का यहाँ पे थोड़ा सा फायदा उठा के टर्म्स चेंज कर दिए, और जो पावर है फाइनली किसके पास आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई, और आर्टिकल जो है वो सीज हो गया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 370 जब सीज हो गया है, तो अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 370 जो था वो रूट था सारी चीज़ों का। आगे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए थे 1954 वाले, उसका भी यही रूट था, है ना। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की इसी में बात की गई थी, सेपरेट फ्लैग की इसी में बात की गई थी। तो अब ये सारी चीज़ें, आर्टिकल 35A जो था वो भी इसी में बात की गई थी। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आर्टिकल 35A नहीं होगा। जब 35A नहीं होगा तो बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा, कोई अलग सिटीजनशिप नहीं होगी, सब इंडियन सिटीजन होंगे। इमरजेंसी प्रोविजन सेलेक्टिवली अप्लाइड थे, अब वो पूरे अप्लाई होंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी जो थी अब अप्लाई होगी। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं होती थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी ये बात। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ऐसे एक्ट्स पास हुए थे वो अप्लाई होंगे, क्योंकि कई बार जो एक्ट्स पास होते थे आप देखोगे उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर पे सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और पहले ये भी होता था कि कोई भी अगर महिला किसी बाहर के व्यक्ति से शादी कर लेती थी, जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाती थी, है ना। तो अब वो ऐसा नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ को लेकर के रिजर्वेशन यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। हिंदू माइनॉरिटीज़ वगैरह यहाँ पे है, हिंदू सिख माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए रिजर्वेशन हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते थे। यहाँ पे अलग पीनल कोड चलता था पनिशमेंट के लिए, है ना। क्रिमिनल कोड जो चलता था वो अब रणबीर पीनल कोड उसको बोलते थे अब, लेकिन यहाँ पे इंडियन पीनल कोड और CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। और एक जो बड़ा चेंज हुआ वो ये था कि इसका मैप भी चेंज हो गया। अब देखो इसको अगर थोड़ा सा समझें अपन, तो आर्टिकल 234, अब मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अप्लाई हो गया, तो आर्टिकल 234 भी अप्लाई हो गए, है ना। अब आर्टिकल 234 जो है वो डील करते हैं मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से। तो बेसिकली आप जो देखते हो ना, जैसे तेलंगाना बना या फिर झारखंड बना बिहार से निकल करके, तो बेसिकली पहले तो क्या प्रोविजन था कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये साफ साफ बोल दिया गया था कि आप बाउंड्री से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है हमारी बाउंड्री से छेड़छाड़ करने की। लेकिन अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब आर्टिकल 234 के तहत रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक बिल लाया गया, पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने उसको पास कर दिया, और इस तरीके से अब स्टेट का मैप हो गया। मैप क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनेगी और एक दूसरी यूनियन टेरिटरी बनेगी जो होगी लद्दाख। दोनों में होगी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों के जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि सेंटर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो अब ये एक और जो है यहाँ पे मेजर चेंज आया है। अब जो सवाल यहाँ पे लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 367 जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसको मॉडिफाई कर दिया गया, लेकिन अगर आप देखो आर्टिकल 367 कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज लाने के लिए जनरली एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन्ड है ना। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हो, और उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो काफी स्ट्रिंजेंट है। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बहुत आसानी से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दो। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अगर अमेंडमेंट चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी से, इसका मतलब जितने भी मेंबर्स है किसी हाउस में उसकी 2/3 मेजोरिटी से आपको कोई अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा दोनों हाउसेज में, तब जाके कोई अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, केवल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए
और 367 में आपने मॉडिफिकेशन किया, आपने क्लॉज 4 ऐड कर दिया वहां पे, आपने बोल दिया कि अब जो लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर जो है उसको गवर्नर पढ़ा जाएगा। आपने सीधा सीधा बस बोल दिया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। तो यहाँ पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कई सारे लोग इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर रहे हैं इस चीज की। और मैं सेम चीज बताऊं, आर्टिकल 35A जब आया था 1954 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था उसमें आर्टिकल 35A भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाया गया था, वो भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। तो उस पर भी डिबेट होता है और अभी इस पे फिलहाल डिबेट चल रहा है कि आपने बिना किसी प्रोसीजर के ऐसा एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया है। लेकिन अगर अपन 1962 का एक केस देखें सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला गया था, ये पूरन लाल लखनपाल केस में ऐसा बोला था कि जो मॉडिफिकेशन है ना, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन लिखा है 371D में एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, जो प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन जो ला सकता है, उसने ऐसा बोला कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन लाने की, बड़े बड़े मॉडिफिकेशन लाने की टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट अभी जो पिटीशन सुन रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अपहोल्ड करता है फिर से 1962 वाले को, तो फिर 370 का जो एब्रोगेशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाएगा। उसको बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन में ये बोल दिया है कि प्रेसिडेंट ऐसा प्रोविजन ला सकता है। प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इस तरीके का मॉडिफिकेशन ला सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन कर पाए, है ना, केवल दायरा नहीं है कोई उनके मॉडिफिकेशन का, एक सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन कर पाए। तो 367 में जो ये 4 क्लॉज डाला गया, ये ठीक है, हो सकता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट अगर इस रूलिंग को अपहोल्ड करता है तो बोले। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या क्या देख लिया अभी कि 370 पहले मैंने आपको समझाया कि 371B/D ये मैंने आपको सब क्लॉजेस समझाए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से थी। ठीक है, फिर 373 में अपन ने बात करी थी एब्रोगेशन, उसके अंदर मैंने आपको टर्म बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन से होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब रिमूवल का प्रोसेस शुरू हुआ 5 अगस्त को, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, उसने 1954 का जो बेसिक ऑर्डर था उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 370 जो है उसको मॉडिफाई किया गया, उसको काइंड ऑफ अमेंड किया गया और उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो टर्म था वही एक जो है बड़ा बॉटलनेक बना हुआ था, बड़ा एक अड़चन बना हुआ था। तो इस अमेंडमेंट में क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बना दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या मतलब हो गया, गवर्नर, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ था, प्रेसिडेंट्स रूल। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपने ही आदमी गवर्नर को पूछ करके 370 को सीज कर दिया। और उसके बाद क्या हो गया, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे हो गई, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे हो गई। तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसीजर है फॉलो किया गया 370 को सीज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये थोड़ा सा लीगल हो गया, इसमें थोड़ा सा जो है नुआंसेस ज्यादा आ गए, आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो देखो, आपको कोई डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ। मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो अभी इतना डिटेल में अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, जो जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं। तो अगर आपको समझना है, अगर आप चाहते हो किसी को समझाना इस पूरे जो प्रोसीजर को 370 किस तरीके से सीज हुआ है, तो आप इसको शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, और आपको कोई भी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, कुछ समझना है आपको, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।